पहले दूसरे देशों के प्रोडक्ट पर निर्भर करता था। आज हम 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा दूसरे देशों को डिफेंस इक्विपमेंट्स में हम एक्सपोर्ट करते हैं। जो कुछ भी रिकॉर्ड बनाया है वो मेरे क्षेत्रवासियों ने बनाया, क्योंकि वोट वो देते हैं, मैं तो उसका परिणामी हूँ। जैसा कि प्रधानमंत्री जी का विजन है और जो उनका कार्य करने का तरीका है, उन्होंने हर तरह से इस बात की कोशिश की है कि बिना रुके बिना थके, एक ही एजेंडा है उनका और वो देश को समर्पित है पूरी तरीके से। योगी सरकार में जितनी फिजूल खर्ची थी वो रोकी। आज हमने 50 करोड़ से ऊपर के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसको ईपीसी मोड पर कर दिया। कोई भी काम करें सिंसियरिटी के साथ, और जनता में राजनीतिक व्यक्ति की विश्वसनीयता ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल भारत न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करता हूं। कहते हैं देश की सियासत का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है, और जिसने उत्तर प्रदेश को समझ लिया, समझ लीजिए उसने पूरे देश को समझ लिया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जी, जो 9 बार, जी आप गलती सुन रहे हैं, बिल्कुल 9 बार से लगातार विधायक हैं। और ये जीत का जो क्रम है एक बार भी टूटा नहीं। विधानसभा भी एक ही रही, देश में कई सारी पार्टियां आईं, राज्य में कई सारी पार्टियों की सरकारें बनी, टूटी, गिरी, लेकिन जो करिश्माई व्यक्तित्व है सुरेश खन्ना जी का, वो कभी कम नहीं हुआ। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका भारत न्यूज़ लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, और कितने रिकॉर्ड बनाओगे? रिकॉर्ड बनाना हमको नहीं है, राजनीति में हमारे क्षेत्र वालों ने रिकॉर्ड बनाया है। मैं तो उसका रिजल्टेंट हूँ, मैं उसका परिणामी हूँ। क्रिकेट में जो आदमी बैटिंग करता है, बॉलिंग करता है, क्रेडिट उसको जाता है। कोई 100 रन बनाता है तो उस बैट्समैन को क्रेडिट जाता है, कोई ज़्यादा विकेट लेता है तो क्रेडिट जाता है उस बॉलर को। लेकिन राजनीति में ये उल्टी बात है। क्रेडिट जो कुछ भी रिकॉर्ड बनाया है वो मेरे क्षेत्रवासियों ने बनाया, क्योंकि वोट वो देते हैं, मैं तो उसका परिणामी हूँ। तो करने वाले तो वो लोग हैं, इसलिए बधाई उनको देना चाहिए और मेरी हर सांस में उनको बधाई और धन्यवाद निकलता है। लेकिन सर 9 बार लगातार, जी हाँ, और मायावती की सरकार रही यहाँ पे, जी, सपा की सरकार रही, और कई बार ऐसा भी हुआ कि बीजेपी जो आज की डेट में कर रही है वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही थी, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस लगातार जारी रही जी। तो ऐसा क्या करिश्माई नेतृत्व है आपका या करिश्माई व्यक्तित्व है? कोई करिश्मा नहीं है। वहाँ कहा जाता है शाहजहाँपुर की राजनीति में कि भाई सुरेश खन्ना जी हैं तो अगला तो टिकट मांग रहा है तो समझ लीजिए हार निश्चित है। ये कहावत है अभी तक, क्योंकि 9 बार लगातार जीत का क्रम चल रहा है, इसलिए ये बात तस्दीक भी होती है। मेरा हर खास और आम से व्यक्तिगत संपर्क है। मैं जनता से बिना किसी बाधा के मिलता हूँ और जो कुछ भी शाहजहाँपुर के लिए बेहतर कर सकता हूँ वो करता हूँ। और जब मैं सत्ता में रहा तो नज़र विकास की तरफ ज़्यादा रही, और जब विपक्ष में रहा तब भी मैं सक्रियता से अपनी बात को विधानसभा में उठाता था और जो भी संभव होता था वो करवाता था। सर, जब भी सरकार बदलती है तो एक बड़ी कहावत बड़ी मशहूर होती है राजनीति में कि भाई सरकारी खजाना लौट के चले गई, पीछे सरकार लॉस पे है, कैसे काम करें। मैं देख रहा हूँ लेकिन यूपी में काम हो रहे हैं, तो क्या आज की तारीख में जो सरकारी खजाना है वो भरा है, नुकसान में तो नहीं? हम रेवेन्यू सरप्लस स्टेट का मतलब कब से है ये? रेवेन्यू सरप्लस स्टेट का मतलब यह है कि जो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं जी, वो हमारी आमदनी से कम है। और रेवेन्यू सरप्लस स्टेट जो है वो बनाना आसान नहीं है। हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत मेंटेन किया। योगी सरकार में जितनी फिजूल खर्ची थी वो रोकी, जितने गैर जरूरी खर्चे थे उसको रोका, जहाँ पर मितव्ययता बरतनी थी वहाँ मितव्ययता बरती, और जिन खर्चों में कटौती करना थी वहाँ कटौती भी की। हम एक उदाहरण आपको ज़रूर देंगे। मिसाल के तौर पर कांग्रेस ने एक ऐसा नियम बनाया था कि
चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक, अगर वो इनकम टैक्स के स्लैब में आएगा तो उसको तो अपना इनकम टैक्स खुद देना था। लेकिन 81 में एक कानून ऐसा बना कि उसमें आमदनी तो मंत्री की होगी, टैक्स सरकार देगी, और वो व्यवस्था 40 साल तक चली। मतलब आमदनी मंत्री की होगी और टैक्स सरकार देगी। सरकार दे रही थी। ये जब मेरे सामने जब एक फाइल आई तो मैंने देखा तो मैं चौंक गया। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा हमने इसको तुरंत ख़त्म करना है। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत निर्देश भी दिया, उसको ख़त्म भी करवाया, हमने ख़त्म किया। ये अपने आप में एक उदाहरण है। उसके अलावा भी जैसे हमारी सब ट्रेजरी थी जहाँ काम नहीं था, ऐसे सब ट्रेजरी 46 हमने बंद की। आज हमने 50 करोड़ से ऊपर के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसको EPC मोड पर कर दिया, अर्थात उसमें न तो टाइम एस्केलेट होगा और न कास्ट एस्केलेट होगी, न टाइम आगे बढ़ेगा न कास्ट बढ़ेगी। और अगर कोई भी ठेकेदार, कोई भी वर्किंग एजेंसी अगर इसको बढ़ाती है तो उनके ऊपर जुर्माना पड़ेगा, ताकि समय से प्रोजेक्ट पूरा हो, क्वालिटी के साथ पूरा। क्योंकि जब डिले होता है तो क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो अपना काम करता है, सेवा वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं, और जब प्रोजेक्ट को डिले होता है तो निश्चित रूप से उसकी क्वालिटी पर प्रभावित होती है। इसलिए उसको प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए ये किया गया। सर, डबल इंजन की सरकार की बातें होती हैं, बीजेपी जिन राज्यों में नहीं है कहती है कि भाई डबल इंजन की सरकार बना दीजिए, काम दोगुनी रफ्तार से होंगे। और इस समय देश में जो माहौल है, कहा जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई शख्सियत है बीजेपी के पास तो वो योगी आदित्यनाथ है, जिन्हें कहा जाता है कि भाई अगले प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, ऐसा जनता के बीच में कहा जाता है। तो ये जो डबल इंजन है ये कितना बूस्टर डोज दे रहे हैं? योगी जी ने अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी और जो समर्पण भाव से उत्तर प्रदेश में काम किया है, आज उसी का ये प्रतिफल है कि उत्तर प्रदेश की जनता का परसेप्शन बदला। परसेप्शन को एक घटना से नहीं बदलता, लगातार चेन ऑफ इवेंट्स हों तभी परसेप्शन। जैसे लॉ एंड ऑर्डर में ट्रिमेंडस चेंज हुआ यूपी में। अगर उन्होंने कहा था कि 0 टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम, तो उन्होंने इसको साबित करके दिखाया। और जहाँ पर जैसी आवश्यकता थी, मिसाल के तौर पर हमने हैंड्स बढ़ाए, पुलिस फोर्स के लोगों को बढ़ाया, थानों में एक स्टाफ दिया, साइबर क्राइम का जैसे ही प्रभाव बढ़ा वैसे ही सब जगह साइबर थाने खोले, और उन कांस्टेंट मॉनिटरिंग के माध्यम से उन लोगों को एक्टिव किया। क्राइम का ग्राफ नीचे आया। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बाकी राज्यों के मुकाबले में हम बहुत बेहतर है आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था। इसीलिए इन्वेस्टर्स के लिए ये सेफ और सिक्योर्ड डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आप कह रहे सेफ भी है, सिक्योर्ड भी है, जो पहले नहीं था आप कह रहे हैं? जी, पहले लोग यहाँ से भागते थे, पहले लोग नहीं चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करें, क्योंकि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा ख़राब था, विशेष रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार, और उसका प्रभाव हमारी इकॉनमी पर पड़ा पूरा। चूँकि इन्वेस्टर आते नहीं थे, जो थे वो भी बाहर जाना चाहते थे। आज लॉ एंड ऑर्डर के सख्ती की वजह से, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहने की वजह से इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश की तरफ देख रहे, बड़े पैमाने पर लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते। जो आते हैं उन लोगों को करनी और कथनी में चूँकि अंतर नहीं है, जब देखते हैं तो फ़ौरन वो अपने लोगों से और लोगों से कहते हैं, प्रोपेगेट भी करते हैं, लोगों को बताते भी हैं कि यहाँ ऐसा, उससे बाकी लोग भी आकर्षित होते हैं। भ्रष्टाचार को लेकर सर योगी सरकार की पॉलिसी क्या है? पॉलिसी तो 0 टॉलरेंस की। जहाँ कहीं पर भी अगर किसी के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो उसके खिलाफ जिस लेवल का अपराध है उसी के प्रोपोर्शन में उसको सज़ा दी जाती है। और ये सज़ा के ही वजह से उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अगर हम प्रोसिक्यूशन को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे तो हम सज़ा नहीं देंगे तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का फिर कोई मतलब नहीं। लॉ एंड ऑर्डर तभी मेंटेन रह सकता है जब लोगों को
सज़ा मिले जो दोषी हैं। सर, 9 बार के लगातार विधायक और आप यूपी सरकार में कद्दावर मंत्री, क्या लगता है कि वो कौन से काम हैं जो अभी करने बाकी हैं, देखिए, जो आपको लगता है कि हो सकते हैं और जो नहीं कर पाए? डेवलपिंग स्टेट में हमेशा एक टारगेट अचीव करने के बाद वो टारगेट की खूंटी और आगे पहुंच जाती। पहले हम पर कैपिटा इनकम की बात करते थे, बुनियादी ज़रूरतों की बात करते थे। आज हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम बड़े से बड़ा लक्ष्य जो है वो अपना निर्धारित कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चूँकि हम पीछे रह गए, नहीं तो आज इंडिया भी अंडर डेवलप्ड कंट्री नहीं होता। न तो हमारे पास IQ की कमी है, न हमारे पास श्रम की कमी है, न उत्साह की कमी है। जज्बा भी है, उत्साह भी है, IQ भी है, मेहनत करने का भी एक लगन है। तो इसलिए और कोई वजह नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पीछे रह गए, टेक्नोलॉजी को समय पर अडॉप्ट नहीं कर पाए, उस लेवल पर जो है वो पूरा तरीके से फोकस नहीं है। और आज हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी आगे जा रही है। आज सेमीकंडक्टर में हमने 75% की सब्सिडी की बात कही। अगर कोई व्यक्ति 1 लाख करोड़ रुपए लगाएगा तो 75,000 करोड़ रुपए जो है वो उसमें 50% सरकार दे देगी, उसका आधा हम दे देंगे 25,000 करोड़। जो हमारी पॉलिसी है, उस पॉलिसी की वजह से ही लोग आकर्षित हो। सर, आप क्योंकि वित्त मंत्री हैं तो ये सवाल आपसे ज़रूर बनता है, क्योंकि एक बात कही जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से 2047 का विकसित भारत। अब जाहिर सी बात है इसमें कंट्रीब्यूशन भी जो होगा सबसे बड़ा यूपी का ही होना तय है। जी हाँ। तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न को पूरा करने के लिए सुरेश खन्ना जी के कंधों पर, और कैसे करेंगे? आबादी के हिसाब से भी उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है, सीट्स के हिसाब से भी उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है। उत्तर प्रदेश से लोकसभा की 80 सीटें, विधानसभा में 403 सीटें। जहाँ तक नेशनल GDP में हमारा योगदान 9% से ज़्यादा है। और प्रधानमंत्री जी ने $1 ट्रिलियन का जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संकल्प लिया, वो प्रधानमंत्री जी के विज़न के बाद लिया। जब प्रधानमंत्री जी ने जब दूसरी बार चुन के आए 2019 में, तो उन्होंने कहा कि देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का देश बनाना है। और आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने जो देश हमारा 11वीं पायदान पे था जब उन्होंने टेक ओवर किया था, आज हम उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में जो आर्थिक स्थिति है, इंग्लैंड को पीछे करके हम 5वीं स्थिति में पहुंच गए। अब हमसे केवल 4 स्टेट आगे हैं, अमेरिका, चाइना और जापान और जर्मनी। निश्चित रूप से जैसा कि प्रधानमंत्री जी का विज़न है और जो उनका कार्य करने का तरीका है, उन्होंने हर तरह से इस बात की कोशिश की है कि बिना रुके बिना थके, एक ही एजेंडा है उनका और वो देश को समर्पित है पूरी तरीके से। उनका कोई अपना निजी एजेंडा नहीं है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी कोई निजी एजेंडा नहीं, वो भी लगातार रूल ऑफ लॉ और डेवलपमेंट के प्रति पूरी तरीके से समर्पित है। और जिस दिन से सत्ता संभाली उन्होंने, उस दिन से उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदला। सर, इससे पहले सपा की सरकार थी और 2017 में बीजेपी की सरकार आती है और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बाद एक पैंडेमिक होता है, जब कोरोना का टाइम जब स्टार्ट होता है, तो कितनी बड़ी चुनौती रहती है आपके कंधों पर जब आप बजट बनाते हैं, क्योंकि छोटा विषय नहीं है। जब एक घर का बजट एक महिला बनाती है, हमारी माएँ जब बजट बनाती है घर का, तो कहती है इस बार का बजट बिगड़ गया, बजट हिल गया। तो आपके ऊपर जो चुनौती है, उस घर का बजट भी देखना, राज्य का बजट भी देखना, और उस राज्य के बजट से देश की उन्नति भी कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है।
तो कोरोना के बाद कितनी बड़ी चुनौती थी, ये हम समझा दीजिए। निश्चित रूप से वो चुनौती तो थी, लेकिन हमारे जो नेतृत्व ने कभी इसको चुनौती नहीं समझा। उन्होंने तो इसको अपॉर्चुनिटी समझा कि हमारे लिए काम करने का एक अवसर है, विपरीत परिस्थितियों में काम करने के वो आदी भी हैं। और चूँकि जब से उन्होंने होश संभाला, ज़्यादातर समय वो अपोजिशन में ही रहे हमारे मुख्यमंत्री जी, इसलिए ये अपने आप में उन्होंने मेहनत और ईमानदारी जो उनकी मोडस ऑपरेंडी है काम करने की। और मुझे कहते हुए खुशी है कि जब 2017 में हम आए थे तो हमारी जीएसडीपी जो राज्य की जो जीडीपी है वो लगभग 12,80,000 करोड़ रुपए की थी। और आज हमारी जीडीपी, स्टेट की जीडीपी 25,63,000 करोड़ रुपए। और जो हमने विजुलाइज किया है, हालांकि नीति आयोग ने इसको हमारी जो जीडीपी है उसको 27.51 लाख करोड़ रुपए की माना है। और हमने इस वर्ष 2025-26 में हम उम्मीद करते हैं कि ये 30,77,000 करोड़ रुपए पर पहुंचेगी। ये हमने बजट में बाकायदा इसको विजुलाइज भी किया, क्योंकि हमारा ग्राफ जो पहले 17 से पहले नीचे जा रहा था, अब हम लगातार ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, एक्सपोर्ट बढ़ा है, विकास की दर बढ़ी है, कृषि विकास की दर बढ़ी है। हर तरह से उत्तर प्रदेश एक बीमारू प्रदेश से निकलकर एक प्रोग्रेसिव प्रदेश की तरफ अग्रसर। सर, जब इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि यूपी की तरफ भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों का मूव कर जाते थे। तो यूपी एक बेस्ट डेस्टिनेशन क्यों बनता जा रहा है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? और सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, सरकारें क्या कर रही है, योगी जी की सरकार, कि इन्वेस्टर्स यहाँ पर आए? देखिए, हमने 33 सेक्टर्स में पॉलिसीज़ फ्लोट की। जिस किसी को भी यहाँ आना है, हमारी स्पष्ट नीति है, स्पष्ट पॉलिसी है। उसके तहत हम विशेष रूप से कोशिश ये करते हैं कि उनको जो भी इन्वेस्टर आए उनको दिक्कत ना हो। सिंगल विंडो सिस्टम से मेरा तात्पर्य यह है कि एक ही स्थान पर उसके सारे क्लियरेंसेस हो, उसको परेशानी झेलना न पड़े। और जो भी हमने इंसेंटिव्स देने का वादा किया उसको हम अक्षरशः पूरा कर रहे हैं। विश्वास योगी जी की सरकार के प्रति लोगों का इसीलिए बढ़ा कि जो इंसेंटिव्स देना थे वो हमने इंसेंटिव दिए, और इसीलिए ये उनका प्रति जो है इन्वेस्टर का विश्वास बढ़ा है और लगातार इन्वेस्टर आ रहे हैं। 2023 में हमने एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट किया था, उसमें बड़े पैमाने पर एमओयू हुए। आज 15 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के एमओयू जो नीचे ज़मीन पर उतर चुके हैं, उसके ऊपर काम चल रहा है। और आगे भी नियर फ्यूचर में एक 10 लाख करोड़ रुपए की एक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी और भी होगी। सर, ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट अब लखनऊ में भी बन गई है, यानी अब ब्रह्मोस यहाँ भी तैयार होंगे। इसका लखनऊ को और यूपी को कितना फ़ायदा होने वाला है, और जो नए बच्चे हैं, नए साइंटिस्ट हैं, उनको क्या फ़ायदा मिलने वाला है इसका? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में कानपुर से लेकर झांसी तक एक डिफेंस कॉरिडोर खास तौर से इनॉग्रेट किया था। आज मुझे खुशी है कि जो देश लगातार पहले दूसरे देशों के प्रोडक्ट पर निर्भर करता था, आज हम 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा दूसरे देशों को डिफेंस इक्विपमेंट्स में हम एक्सपोर्ट करते हैं। ये अपने आप में एक उपलब्धि है। और लगातार जिन बातों के लिए हम विदेशों पर निर्भर थे, आज जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है कि 2047 तक हम आत्मनिर्भर होंगे, तो उसके लिए उन्होंने न केवल नारा दिया बल्कि एक एक करके सीढ़ी दर सीढ़ी हम वहाँ पर चढ़ रहे हैं।
उसमें आपके सामने ये एक मिसाल है। इसके साथ ही हमारी सबसे ज़्यादा निर्भरता पेट्रोलियम पदार्थों की वजह से है, क्योंकि अभी तक लगभग 85% से अधिक पेट्रोलियम पदार्थ हम विदेशों से मंगाते हैं, उस पर हमारी निर्भरता है। और सबसे ज़्यादा निर्भरता है जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारी गाड़ी है वो डीजल पेट्रोल से चलती। अब हमने एथेनॉल बनाना शुरू किया। एथेनॉल में 10% तो हम मिलाते ही हैं पेट्रोल में, लेकिन अब 20% मिलाने के लिए भी सहमति बन गई। और अभी 2024 में ही एक गाड़ी 100% इथेनॉल की बनी। आज कई कंपनियां 100% इलेक्ट्रिक जो बैटरी से गाड़ी चले चार्ज होने के बाद और पर्याप्त स्पीड भी हो, उसकी पिकअप भी ठीक है, ऐसी कई कंपनियों ने ऐसी गाड़ियां बनाना शुरू किया। 100% इथेनॉल की 2 गाड़ियां बनाई इनोवा ने। मैंने भी देखना चाहा उसको। मैं उनके मैन्युफैक्चरर मुझसे मिले थे कि मैं जीएसटी काउंसिल का मेंबर हूँ ऑन बिहाफ ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अपनी प्रॉब्लम बताई तो और ये बताया कि हमने 2 इथेनॉल की गाड़ियाँ बनाई। तो मैंने कहा हम उसे देखना चाहेंगे। वो मेरे पास यूपी सदन में लेके आए और मुझे वहाँ से लेकर और नॉर्थ ब्लॉक तक, जहाँ पर वित्त मंत्रालय का ऑफिस है दिल्ली में, वहाँ तक लेके गए। एक गाड़ी बॉम्बे में है, एक गाड़ी माननीय गडकरी जी के पास। तो ये छोटी बात नहीं है जब हमको एक विकल्प मिल रहा है। हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बड़े पैमाने पर सब्सिडी देने की घोषणा की और उसको हम दे रहे हैं यूपी में। यस सर, और बाकी राज्यों में भी अभी यहाँ पर भी अभी हिंदुजा ग्रुप ने यहाँ लखनऊ में एक फैक्ट्री लगाई है बसेस की। तो स्कूटर इंडिया की जो ज़मीन थी उनको दी गई है, उस पर उन्होंने फैक्ट्री लगाई है बस, और बहुत जल्दी वो मार्केट में आने वाली। तो फिर क्या हमसे मेक इन यूपी कह सकते हैं? निश्चित मोदी जी कहते हैं मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तो योगी जी ने कहा कहीं ना कहीं मेक इन यूपी, क्योंकि कहा कि यूपी के बिना तो मेक इन इंडिया की भी कल्पना पूरी नहीं हो सकती। तो ये मेक इन यूपी का जो कॉन्सेप्ट है, इसके बाद क्या बदलाव आया है? क्योंकि जब आपकी सरकार आई आपने कहा कि भैया रोजगार देंगे, रोजगार के अवसर क्रिएट होंगे, तो कितने अवसर क्रिएट हुए हैं? देखिए, बड़े पैमाने पर हमने रोज़गार के मेलों के माध्यम से डायरेक्ट लोगों को प्लेसमेंट वहीं पर वहीं दिया। एम्प्लॉयर को बुला लिया, जो जॉब सीकर्स थे उनको बुलाया, इंटरव्यू कराया, उनको दे दिया। इसके अलावा लगभग 8.5 लाख नौकरियां सरकारी क्षेत्र में दी गई। हम बच्चों की कोचिंग की व्यवस्था कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर कोचिंग की व्यवस्था, और वो कोचिंग चल रही, अभ्युदय कोचिंग के नाम से चल रही। उसमें से जो कोचिंग बच्चे कर रहे थे, उसमें से 2024 में लगभग 800 लोग, 793 लोग उसमें जो कोचिंग कर रहे थे उसमें से सिलेक्ट हुए विभिन्न सर्विसेज के लिए। तो एक तरफ तो हमारी कोशिश ये है कि लोगों को रोज़गार मिले, उसके लिए हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा विकास अभियान, खासतौर से ऐसी योजनाएं लागू की हैं जिसमें कैपिटल सब्सिडी भी है, और ऐसी भी योजना लागू की गई है कि जिसमें ब्याज रहित ऋण है 5 लाख रुपए। ब्याज रहित ऋण लोगों को, खासतौर से युवाओं को, नए उद्योग लगाने के लिए प्रेरित करता है, और उसमें भी सब्सिडी है, खास तो ताकि वो लोग अपने पैरों पर खड़े हों। कोई भी सरकार सभी लोगों को नौकरी सरकारी नहीं दे सकती, कोई सरकार। तो हमने सब तरफ से कोशिश की है। एक तरफ इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, हमारे एमएसएमई का सेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रहा है, उसमें भी ओडीओपी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसके माध्यम से लाखों लोगों को रोज़गार मिला। साथ साथ 8.5 लाख जैसे सरकारी नौकरियां मिली, और उसके बाद
जो हमने अभ्युदय कोचिंग चलाई और लोगों को जो रोज़गार से संबंधित जो योजनाएं हमने फ्लोट की, मुख्यमंत्री युवा विकास अभियान, युवा उद्यमी विकास अभियान करके जो चलाया अभी, इसमें 5 लाख रुपए तक का लोन जो है वो बिना ब्याज के दिया जा रहा है और इसमें भी 10% मार्जिन बनी हुई है, वो भी सरकार देगी। तो हर तरह से यूथ को फैसिलिटेट करने के लिए हमने कोशिश की है और उनको अपने पैरों पर खड़े होने के लिए सारे अवसर प्रदान किए। सर, इंटरव्यू की शुरुआत में जो मैंने शुरुआत की, मैंने कहा कि देश की सियासत का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश का एक रिकॉर्ड भी है प्रधानमंत्री देने के मामले में भी, और मोदी जी खुद यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। क्या लगता देखिए, है, ये तो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को तय करना होता है। क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री क्या उत्तर प्रदेश से ही होगा? क्यों गर्व की बात आपके लिए भी होगी है। देखिए, ये तो सब वैसे सवाल हैं, लेकिन योगी जी ने जनता में अपनी छवि ऐसी बनाई है कि एक मजबूत लीडरशिप, एक ईमानदार लीडरशिप, एक कर्मठ लीडरशिप की, और हर तरह से उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने के लिए सक्षम व्यक्ति के रूप में उनकी इमेज डेवलप हुई। बाकी तो ये सब परिस्थितियों में डेवलप करता निर्भर करता। और बीजेपी में तो कोई भी व्यक्ति बन सकता है प्रधानमंत्री। बीजेपी में सुरेश खन्ना जी भी बन सकते हैं। देखिए, नहीं, ऐसा मत कहिए। क्यों सर, कार्यकर्ता फिलहाल जो है, नहीं, फिलहाल ऐसा है, देखिए मोदी जी किस पृष्ठभूमि से आए थे। आज उन्होंने गुजरात में मुख्यमंत्री का कार्यकाल बेहतर तरीके से चलाया। पहले वो प्रचार अभियान के संयोजक बने, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बन गए और फिर उनके नेतृत्व में सरकार बन गई। आदरणीय राजनाथ सिंह जी किस पृष्ठभूमि से आए थे? फिजिक्स के लेक्चरर। ये एक लेक्चरर थे, और लेक्चरर से उठ के असेंबली के मेंबर, फिर पार्लियामेंट के मेंबर, फिर केंद्रीय मंत्री, आज वो नंबर 2। सुरेश खन्ना जी की राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात की जाए तो दर्शकों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। सर, आपकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि रही या परिवार से आप अकेले राजनीति में? मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही, लेकिन इतना ज़रूर था कि मैंने राजनीति करने का मन जब पड़ता था तभी बनाया था। उसके मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं कोई और प्रोफेशन अख्तियार करूँगा। सोचा था कभी मैंने सिर्फ वकालत करके राजनीति करूँगा, यही मेरे मन में शुरू से था और वही मैंने किया। मैंने वकालत शुरू की, पढ़ाई के बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी से LLB करने के बाद मैं वकालत मैंने की, और वकालत करते करते मुझे एक ही काम करना था, राजनीतिक क्षेत्र के माध्यम से लोगों की सेवा करना, और वो मैंने शुरू किया। शाहजहानपुर का लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ, उनका एहसानमंद हूँ कि उन्होंने बहुत मौका दिया, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ शाहजहानपुर को दें। और मेरा कोई ऐसा न तो नियत है, न मेरा कोई ऐसा लक्ष्य है। मेरा तो लक्ष्य केवल ये है कि क्षेत्र की और उत्तर प्रदेश की सेवा करें, और बाकी मेरा कोई इस तरह से हम सोचते भी नहीं हैं। ये तो जब पार्टी को कहाँ क्या किसको इस्तेमाल करना है, पार्टी कहाँ किसको कैसे जिम्मेदारी देगी, ये पार्टी को तय करना, नेतृत्व को तय करना। 34 साल की उम्र में पहली बार जब आप विधायक बने, टिकट मिला, विधायक बन गए, सोचा था कि ये सिलसिला चलता ही रहेगा, और 9 बार लगातार टूटता ही नहीं है। नहीं, देखिए, मैंने बताया ना, सूबे के आप वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री। मैंने लगातार लोगों से संपर्क रखा है। मेरा जीवंत सतत संपर्क है। मैं सप्ताह में 1 दिन अपने क्षेत्र में ज़रूर जाता हूँ और हर ख़ास आवाम से मिलता हूँ। मुझसे मिलने में किसी को कोई गुरेज नहीं है। ये भी नहीं, मैं एक कॉमन आदमी की तरह रहता हूँ, और मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल आदमी को जनता से कभी भी दूर नहीं भागना चाहिए। सर, राजनीति में जो नई पौध आ रही है उनके लिए सुरेश खन्ना जी का क्या मैसेज रहेगा? क्योंकि आप देखते हो कि आपके पास तमाम लोग आते होंगे, टिकट मांगते होंगे, अलग वार्ड, अलग अलग पदाधिकारी जो होते होंगे, और लगता होगा कि राजनीति में एक चीज़ देखी जाती है कि बहुत जल्द पा लेना। लेकिन हम जब देखते हैं
आपको यहाँ तक पहुँचने में एक लंबा समय लगा है, एक लंबा समय टाइम इन्वेस्टमेंट दिया है। और आज की जो राजनीति है वो हम देखते हैं कहीं ना कहीं उसका कॉर्पोरेटाइजेशन होता जा रहा है। आज आप सपा में हैं, कल बसपा में जा रहे हैं, फिर भाजपा में आ रहे हैं, दूसरी पार्टियां बदल रहे हैं। लेकिन आपकी राजनीतिक मिसाल है कि आप 9 बार लगातार विधायक बने लेकिन पार्टी नहीं बदली, उस दौर में भी जब भाजपा की सरकारें नहीं थी यहाँ, सिंसियर टू द पब्लिक, ना केंद्र में ना राज्य में। सिंसियर टू द पब्लिक एंड सिंसियर टू द वर्कर्स। ये संदेश है उन नेताओं को। जितनी सिंसियरिटी होगी, अगर आप सिंसियर होंगे तो निश्चित रूप से उसका प्रतिफल आपको ज़रूर मिलेगा। कोई भी काम करें सिंसियरिटी के साथ। और जनता में राजनीतिक व्यक्ति की विश्वसनीयता ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। विश्वसनीयता क्षेत्र में बने, और वो तभी बनती है जबकि उसकी करनी कथनी में अंतर न हो, और वो जो भी काम ले उसको सिंसियरिटी लेकर सिंसियरिटी के माध्यम से अंजाम तक पहुंचाए। और हमने यही कोशिश की है कि जब विपक्ष में रहे तो अपनी तो भी जिम्मेदारी समझ के उसको सिंसियरिटी से निभाया, और सत्ता में है तो भी निभा रहा है। थैंक यू। सिंसियर रहेंगे तो प्रतिफल ज़रूर मिलेगा। सुरेश खन्ना जी जो है, अगर राजनीति के इंसाइक्लोपीडिया कहा जाए तो कम नहीं है। 9 बार से लगातार विधायक हैं, अपने आप में पूरी राजनीति की किताब है, जिन्हें जितना पढ़ा जाए उतना वो कम है। अगर हम पूरा इंटरव्यू लेने को आए, पूरी बात करें तो शायद एक दिन भी कम पड़ जाएगा। सवालों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, और सुरेश खन्ना जी अगला बजट जब बनाएंगे तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें उनके ध्यान में होगी कि इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाना है, रोजगार कैसे बढ़ाना है, और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कैसे बनाना है। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा पर्सन सिमरन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।